Hi students, yesterday we studied about the Cauchy law. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कहता है इन्फानाइट डाइल्यूशन पे जाके जब डिसोसिएशन हो जाती है कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस दौरान हर एक आयन अपनी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स दी टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चाहे उसके साथ कोई मर्जी एनाइन या केटाइन क्या हो, एसोसिएट हो, जुड़ा हुआ हो। तो हर एक आयन की अपनी क्या होगी, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी किसमें, टोटल मोलर कंडक्टिविटी में, जिसका एक्सप्रेशन हमने करा था लैम्डा नॉट। यहाँ पे हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी कितनी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके इक्वल होगी, न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस सम किसका आ गया है साथ में, न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। यहाँ पे न्यू प्लस किसको डिनोट कर रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ केटाइंस है, और लैम्डा नॉट प्लस किसको डिनोट कर रहा है कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस कितनी है हमारे पास केटाइन की, प्लस साथ में न्यू माइनस किसको डिनोट करता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एनाइंस है, और लैम्डा नॉट माइनस किसको डिनोट कर रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी एनाइंस की कितनी है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल मोलर कंडक्टिविटी या सोल्यूशन की उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ। एप्लीकेशन में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी कैलकुलेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, के कॉलरॉश लॉ को यूज़ करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन के जो कैलकुलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलरॉश लॉ को यूज़ करके। जैसे जो मोलर कंडक्टेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रही है, जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं और उतनी ज़्यादा क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस होती है। कहता इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो दैट मीन्स तब कंसंट्रेशन किसको अप्रोच करती है, जीरो को अप्रोच करती है। उस दौरान जो लैम्डा सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा नॉट के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा सी यहाँ पे क्या थी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा नॉट क्या थी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कितनी मोलर कंडक्टेंस है। वहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी कैलकुलेट करी थी, लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन हमने करी थी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलरॉश लॉ को यूज करते हैं। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे सी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को पुट करके हमने क्या करा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करा था। सो नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होती है, इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। कहते हैं जो केमिकल चेंजेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, वो केमिकल चेंजेस जिस दौरान करंट फ्लो होता है उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस बोलते हैं। इसको मेनली टू टाइप में हमने ब्रॉडली डिवाइड करा है। जैसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ये हमारे पास वो डिवाइस होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मींस जो अपने आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है, उस दौरान जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं उस डिवाइस को, या फिर क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कहते हैं इन डिवाइसेस में क्या होता है, जो गिब्स एनर्जी होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हम यूज़ करते हैं मोटर को चलाने के लिए या फिर कोई और केमिकल गैजेट्स को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हीटर्स में, फैन में या गीज़र में उसको यूज़ करते हैं। उस दौरान क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं उनकी काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वो कौन सा है, डैनियल सेल है, जिसको किसने इन्वेंट करा था, ब्रिटिश केमिस्ट था जॉन डैनियल। उसने 1836 में डैनियल सेल को बनाया था। डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन उसने किस बेसिस पे करी थी, उसने रिडॉक्स रिएक्शन करवाई थी जिंक मेटल की, किसके साथ, कॉपर आयन के सॉल्यूशन के साथ। तो वहाँ से उसने क्या प्रिपेयर करा था, डैनियल सेल को प्रिपेयर करा था। नेक्स्ट सेकेंड टाइप की हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस ये वो फिनोमिना है जिसमें केमिकल चेंजेस होती हैं। कैसे होंगी? जब हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करवाएंगे, तो उस दौरान क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ा है कि हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रो सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के होते हैं, ओपोजिट होते हैं। कहते हैं जो डिवाइसेस और सेल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को करवाने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। जैसे कहते हैं अगर हमने करंट पास करवाया थ्रू दी मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो उस दौरान क्या होगा, हमारे पास कैथोड के ऊपर जाके सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है और एनोड पे जाके क्लोरीन गैस हमारे पास क्या होगी, लिबरेट होगी। जैसे सोडियम क्लोराइड का मोल्टन सोल्यूशन है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, कैथोड पे सोडियम मेटल हमारे पास मिलता है और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। कहते हैं ये जो प्रोसेस है हमारे पास, उसको हम काफ़ी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मेटल जैसे लाइक हमारे पास हो गए सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सभी मेटल्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज़ करते हैं। ऑल्सो काफ़ी केमिकल्स हैं, उनको भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। केमिकल्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, इन सबको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल होते क्या हैं। कहते हैं ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होगी? फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। कहता है इन सेल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस सेपरेट कंटेनर में चलती है, और हर एक सेपरेट कंटेनर को हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे। और जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मींस जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी वो अपने आप होती है। एंड उस दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसकी वर्किंग कैसे है? जैसे जिंक की हमारे पास रिएक्शन चलती है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, वहां से जिंक आयंस प्रोड्यूस होते हैं और साथ में कॉपर मेटल की प्रिपरेशन होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अपरेटस अरेंजमेंट है, उसको हम इस डायग्राम से नोट पढ़ेंगे। डायग्राम में हमें क्या शो हो रहा है, हमने 2 बीकर लिए हैं। फर्स्ट बीकर में हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है जिसमें जिंक की रॉड को डिप करा है, और सेकंड बीकर में 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है जिसमें कॉपर की रॉड को डिप करा है। इन दोनों रॉड्स को हमने किसके साथ कनेक्ट करा है, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करा है। यहाँ पे जो अमीटर है वो के लिए हम यूज़ करते हैं टू नोट द करंट। हम करंट के फ्लो को नोट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। कहता है जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम जिंक टू कॉपर की तरफ को मूव करते हैं, और जो करंट है फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ को फ्लो करता है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करता है, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है। और जो सॉल्यूशंस लिए हमने दोनों बीकर्स में, उसको किसके साथ कनेक्ट करा है, थ्रू दी सॉल्ट ब्रिज के साथ उसको कनेक्ट करा है। एक इन्वर्टेड यू ट्यूब ली है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। कहता जो सॉल्यूशंस है हमारे पास 2 बीकर में, उसको हमने कनेक्ट करा है बाय इन्वर्टेड यू ट्यूब। इस यू ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे पोटाशियम क्लोराइड का, पोटाशियम नाइट्रेट का या अमोनियम नाइट्रेट का। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हम इसके अंदर ले सकते हैं। कहता ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बीकर के अंदर सॉल्यूशन के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट कहता जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो जनरली हम किस फॉर्म में लेते हैं, या तो अगर जेली की फॉर्म में लेते हैं या फिर जेलेटिन की फॉर्म में लेते हैं। कहता जो 2 ओपनिंग होती हैं यू ट्यूब की, उनको प्लग करा जाता है, ऊपर से बंद कर देते हैं, किसके साथ, किसी पोरस मटेरियल के साथ, जैसे ग्लास वूल के साथ या कॉटन के साथ उसको बंद कर देते हैं। जैसे जो 2 ओपनिंग है हमारे पास यू ट्यूब की, उसको हमने किसके साथ कनेक्ट करा है, यहाँ पे या तो हम ग्लास वूल लेते हैं या फिर हम यहाँ पे कॉटन को डाल देते हैं। कहता ये जो यूट्यूब है ये जो कनेक्ट करती है 2 बीकर्स को आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, जिसके फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहता जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो तब क्या ऑब्जर्व होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। जो वो कहाँ से इंडिकेट होगा, हमें अमीटर से इंडिकेट हो जाता है। कहता इस रिएक्शन के दौरान कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है कि जो जिंक की रॉड है वो ग्रेजुअली क्या होने लगती है, उसका वेट कम होने लगता है। जैसे हम डायग्राम से शो हो रहा है कि जो जिंक की रॉड है वो उसका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो क्या हो रही है, सोल्यूशन में डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो गई है।
सेकेंड थिंग हमें देखने को मिलती है जो कंसंट्रेशन है जिंक आयंस की सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट का जो नीचे सॉल्यूशन लिया है बीकर में, उसमें जिंक आयंस की कंसंट्रेशन क्या होने लगी है, इंक्रीज होने लग जाती है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है कि कॉपर है वो डिपॉजिट होने लग जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। जैसे डायग्राम से देखेंगे कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कॉपर क्या होने लग गया है, डिपॉजिट होने लग गया है, जमा होने लग गया है। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है कि कंसंट्रेशन है जो कॉपर आयंस की नीचे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है उसमें कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है कहता। तो और नेक्स्ट हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कहता बट जो करंट है वो किस तरफ को फ्लो करेगा, फ्रॉम कॉपर टू जिंक की तरफ फ्लो करता है। कहता है एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है जिस तरफ को हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आई है उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इस रिएक्शन के दौरान कहता है जिंक ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। किसमें ऑक्सीडाइज होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आइंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो जिंक 2 आइंस प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। इस दौरान कहता क्या होता है कि जो जिंक मेटल की रॉड हमने ली है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और साथ में हमें जो जिंक आइंस प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चलती है, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है जिस वजह से कहता है जो जिंक मेटल है जिंक आयन में कन्वर्ट हुई है उस वजह से जिंक का हमारे पास वेट क्या होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज करे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ को मूव करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टू दी अदर इलेक्ट्रोड जो आउटर सर्किट है उसके थ्रू। जैसे ये जो आउटर सर्किट है जिंक से इलेक्ट्रॉन उस दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कहता जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने रिलीज करे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर आइंस जो कॉपर सल्फेट दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, कॉपर आइंस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस वजह से हमारे पास कॉपर आइंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। और कॉपर है जो पर कहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड बीकर में हमारे पास क्या रिएक्शन चलेगी, जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और जो कॉपर मेटल प्रोड्यूस होता है वो कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं जिस वजह से क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा और जो मेटल फॉर्म हुआ है वो जाके कैथोड के ऊपर क्या होना जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कहते हैं वहां पे कौन सी सेकंड बीकर में कौन सी रिएक्शन चलती है, रिडक्शन रिएक्शन चलती है। कहते हैं जो जिंक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वहां पे ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं वहां पे रिडक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। कहते हैं एज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर रॉड की तरफ तो जिंक रॉड को हम क्या लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, जबकि कॉपर को ऐसे रिगार्ड करेंगे एज अ पॉजिटिव टर्मिनल उसको लेते हैं। नेक्स्ट कहता है जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो किस तरफ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और कहता है जो 2 कंटेनर्स है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर्स को हाफ सेल बोलते हैं। जैसे जिंक रॉड को डिप करते हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चलती है तो उस हमारे पास बीकर को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। और सेकंड बीकर में जिसमें कॉपर को इलेक्ट्रोड को डिप करा है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में उसमें हमारे पास कौन सी रिएक्शन चलती है, रिडक्शन रिएक्शन चलती है और उस बीकर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। सो दैट्स all for today. Stay home, stay safe. Thank you.